हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, अभी फिर से हम जनरल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन लेके आए हुए हैं। इसमें मैकेनिकल का आपको क्वेश्चन मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट, ये अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स आप करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एक भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ाइए दोस्तों। सिविल ज्ञान सिटी चैनल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, जितना भी आपका ग्रुप है उसमें आप जरूर जरूर शेयर करें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ये दोनों में से जरूर एक एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है इससे, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है मास के ऊपर में, ठीक है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये आप याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास अंडर कंसिडरेशन। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, तो इसमें आ जाएगा आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। प्रेशर के बाद आपका आ जाएगा इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा है। और आपका डेंसिटी जो है ये भी क्या है? ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है? मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मास के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा इसमें, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हम पूरा बता दे रहे हैं, आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंथाल्पी हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो होगा वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मतलब जितना भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। लिख लीजिए यहाँ पे नोट में, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है? ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब देखिए, इंटेंसिव कहने का मतलब ये है कि अगर 1 किलो का प्रेशर, जितना प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही होगा जितना 2 किलो का प्रेशर और टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उससे नहीं, पूरा सिस्टम में अगर हम बात करें तो वो मास से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसका आंसर आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब इसी में आप देख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो इसका वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डिपेंडेंट ऑन मास होगा, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होगा विच डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा? डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ सिस्टम, डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। इसमें अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? अब वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा आपका, फिर हो जाएगा एनर्जी हो जाएगा, ये क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। हीट कैपेसिटी जो होगा, हीट कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसके बाद इंथाल्पी जो होगा वो आपका क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। ये सारे जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आर्गन एंड हीलियम इज, ठीक है। अब देखिए, जो आपका स्पेसिफिक क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
टू द स्पेसिफिक हाइट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आर्गन एंड हीलियम इज, क्या होगा इसका आंसर? देखिए सी भी जो होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, और सी पी जो होगा वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है। देखिए सी भी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas by 1 degree Celsius at the constant volume। लिखिएगा क्या? लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। सी भी क्या है आपका? सी भी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका डिफिनीशन का बात करें, इसका अगर हम डिफिनीशन का बात करें तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature of, to raise the temperature of, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas, 1 mole of the gas by 1 degree Celsius, 1 mole of the gas by 1 degree Celsius at कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलेंगे? सीवी बोलेंगे। देखिए हम पूरा का पूरा थ्योरी भी आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है, और एक ही थ्योरी को हम बार बार भी बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब सीवी इक्वल्स टू क्या होता है? सीवी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाएगा, ये आपका सीवी हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीपी का। सीपी का अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द temperature of, to raise the temperature of 1 mole of the gas, 1 mole of the gas by 1 degree Celsius at constant pressure, at constant प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सीपी और सीवी का रिलेशन का तो गामा इक्वल्स टू क्या होता है? सीपी बाई सीवी होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 बाई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे एफ जो है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? गामा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, गामा का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीपी होता है, इक्वल्स टू 1 + 2 बाई एफ होता है। मोनो एटमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटमिक गैस, फॉर मोनो एटमिक गैस, मोनो एटमिक गैस के लिए जो गामा का वैल्यू होगा वो होगा 1 + 2 बाई मोनो एटमिक गैस जो होता है उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो 1 + 2 बाई 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 5 बाई 3 हो जाएगा, 1.67 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आर्गन एंड हीलियम क्या हो जाएगा? 1.667 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन एन ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में आपको क्लियर पता है कि नहीं है? ठीक है, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का अगर हम बात करें, ओपन सिस्टम, एंड ओपन सिस्टम इज अ स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ पावर एंड और वेट टेक प्लेस, ठीक है। देखिए ओपन सिस्टम होता है, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। एक होता है आपका ओपन सिस्टम और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम का अगर बात करें तो इसमें एनर्जी और मास का, इसमें क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा और मास का भी ट्रांसफर होगा इस सिस्टम में, ओपन सिस्टम में। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना ही मास का ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये आपका इसमें एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखे होंगे बिना भाल्व का, वो आपका क्लोज सिस्टम है, ठीक है। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर उसमें भाल्व लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम हो जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप देखे होंगे हॉट कॉफी जो होता है वो वेल इंसुलेटेड थर्मस में रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब आइए, ठीक है, अब आइए,
अब आइए यहाँ पे देखिए, मास ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री एंड द मास विद इन द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफर होगा और मास भी ट्रांसफर होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। इज ए स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ पावर एंड और वेट टेक प्लेस, ठीक है, ये गलत है। इज ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, ये नहीं होगा। कैनॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत होगा, मतलब गलत ही होगा, ये भी गलत होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम, ठीक है, सब कुछ ओपन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक वेसल है जिसका कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, कंटेंस ऑक्सीजन है जिसका कि मोलिकुलर वेट 32 दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार दिया हुआ है, टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल इज और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन आप पढ़े होंगे, तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है। यहाँ पे जो आर है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट होता है। और सिंपली हम गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आर नॉट जो होता है वो आपका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर नॉट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर नॉट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और आर इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइडेड बाई एम होगा, और यहाँ पे जो एम होता है वो क्या होता है, मोलेकुलर वेट होता है। एम जो होता है वो मोलेकुलर वेट होता है। अगर यहाँ से आप आर का वैल्यू, ये वैल्यू आप पुट करिए, देखिए पहले दिया क्या क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, मास मोलेकुलर मास 32 दिया हुआ है, प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस, आर नॉट का जो वैल्यू है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8314 जूल पर किलो मोल केल्विन, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम आपको निकालना क्या है, मास निकालना है, ठीक है। तो अब फार्मूला लगाइए, आप फार्मूला लगाइए, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। प्रेशर का जवाब पे 1 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखिए, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार दिया हुआ है, 1 बार इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1, ठीक है। मास तो आपको निकालना ही है क्वेश्चन में। अब इसका वैल्यू देखिए 8314 डिवाइडेड बाई 32, और टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 47 करेंगे, ठीक है, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका जो आंसर निकालेंगे एम इक्वल्स टू, तो 1.2 kg आप निकाल लीजिएगा तो आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 kg आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस सही डायरेक्शन में इसका फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac law for a perfect gas, the absolute pressure of a given mass varies directly, ठीक है। अब देखिए जो गे-लुसेक लॉ है, गे-लुसेक लॉ जो है फॉर परफेक्ट गैस, इसमें क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। मतलब इसमें गे-लुसेक लॉ में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको एक और लॉ है, आपको पता है ना कि चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गे-लुसेक लॉ में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेशर जो होगा पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर भी कांस्टेंट होगा, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। जब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर पे गिवन मास वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही होगा ना यहाँ पे आंसर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इस देखिए यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे चार्ल्स लॉ। अब हम पहले ही बताए थे कि चार्ल्स लॉ को किस ट्रिक से याद रखना है, पीसी होता है और बॉयल्स लॉ टीबी होता है। ठीक है, टीबी हो जाएगा बॉयल्स लॉ। टीबी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। पीसी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। ठीक है, पीसी याद रखिएगा, टीबी याद रखिएगा। ठीक है, और गे लूसेक लॉ में जीबी याद रखिएगा। पीसी टीबी जीबी ये सिर्फ याद रखना है। एवोगाड्रो लॉ तो बिल्कुल अलग टाइप का होता है, वी बाई एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, यही तीनों में कन्फ्यूजन होता है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गे लूसेक लॉ। तो आपको याद रखना है पीसी टीबी और जीबी, पीसी टीबी जीबी ये याद रखना है, आपको याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये हम किससे देखते हैं? देखिए, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ये किस कौन से लॉ के अनुसार होता है? ये आपका फर्स्ट लॉ के अनुसार होता है। देखिए 4 लॉ है ना, 4 लॉ के बारे में आपको हम बताए हैं। ठीक है, एक फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होता है? कोई भी अगर ए अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ और ए और वो सी के साथ है, तो ये जो बी और सी होगा एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। और आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक है, मतलब एनर्जी होता है आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है। मतलब इसमें हम लिख सकते हैं, और क्या लिखते हैं इसमें कि जो हम हीट देते हैं वो आपका वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ के अनुसार होता है। और सेकेंड लॉ में आपका दो टाइप का स्टेटमेंट है, एक है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका सेकेंड लॉ के अनुसार हो गया। ठीक है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और एक थर्ड लॉ होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और आपका थर्ड लॉ, इसमें आपका क्लॉसियस होता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है। थर्ड लॉ के अनुसार जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो होगा अगर एंट्रोपी ऑफ जो सिस्टम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा एब्सोल्यूट वो जीरो होगा अगर एंट्रोपी ऑफ जो सिस्टम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये आपका चारों लॉ के बराबर में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर आर 157 किलो जूल, -262 किलो जूल, -486 किलो जूल, 315 किलो जूल। नेटवर्क फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस इज। अब इसमें नेटवर्क क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, नेटवर्क क्या होगा इसमें? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? होता कुछ नहीं है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, यही होता है। ठीक है, और फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, फॉर द साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब जो एनर्जी होता है, जो अब साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे तो वो वर्क डन के बराबर में हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 157, ठीक है, -262 -486 प्लस 315। अब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -276 किलो जूल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -276 किलो जूल आ गया, तो इसका 276 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ही, आपको हम इंट्रोपी के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीका से, फाइन तरीका से बताए हैं आपको। ठीक है, अब इंट्रोपी क्या होता है, देखिए एनर्जी जो होता है दो टाइप के एनर्जी में फॉर्म होता है। एक काम लायक एनर्जी होता है जिससे कि आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बिना काम के लायक एनर्जी, बिना काम का एनर्जी होता है, बिना काम का एनर्जी होता है। तो आपका एंट्रोपी आप समझिए ना कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम होता है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम होता है एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, काम लायक एनर्जी क्या हुआ, जैसे कि आप बाइक चलाए तो बाइक चलाए तो पेट्रोल से
बाइक को चला लिए, ठीक है, मान लीजिए 50 किलोमीटर चलाएं बाइक 1 लीटर पेट्रोल में, अगर उस पेट्रोल का जो धुआं निकला, अब उस धुआं से फिर से बाइक नहीं चला सकते हैं, उस धुआं को यूज करके, मतलब ये हीट एनर्जी का यूज करके आप उसका फिर से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो धुआं क्या हो गया, एक तरह का आपका अनअवेलेबल एनर्जी हो गया, मतलब बिना यूजफुल एनर्जी हो गया, अनयूजफुल एनर्जी हो गया, तो उसी को हम एंट्रोपी के फॉर्म में बोलते हैं। तो रैंडमनेस आपका क्या हो जाएगा, किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस होता है वो होता है आपका एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मैक्सिमम होता है इक्विलिब्रियम पे, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या बोला जाता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू इंक्रीज ओवर टाइम अप्रोचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप लिख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी में एंट्रोपी का बात हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लिख ही लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स का गलती हो गया स्पेलिंग, ठीक है। थर्मो डायनामिक्स, ठीक है। मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ठीक है, द इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द इंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम। देखिए इसका सबका पीडीएफ हम अभी वीडियो डालने के बाद तुरंत हम टेलीग्राम में पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और अभी आप लोग के लिए हम जनरल नॉलेज का भी, जनरल स्टडीज का भी एक सेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपका हर एग्जाम में नॉन टेक्निकल से जो जनरल स्टडीज से क्वेश्चन छूट जाता है वो ना छूटे। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम समझा रहे हैं आप लोग को। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम विल टेंड टू will tend to increase over time, will tend to increase over time, और equilibrium पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, approaching 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 a maximum value at equilibrium, approaching a maximum value, approaching a maximum value at equilibrium, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मतलब जो डेल्टा एस टोटल होता है, जो आपका होता है वो आपका डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यहाँ पे मैक्सिमम होगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यही इंट्रोपी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम, अगर कोई ए सिस्टम है वो अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और वही ए सिस्टम अगर वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, और एल डेल्टा जो क्यू होगा वो आपका वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, दोनों का समेशन होगा, ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ में आपका ये आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये आपका थर्ड लॉ है, ठीक है, सॉरी थर्ड लॉ है जो कि एंट्रोपी के कंसेप्ट को देता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये हो गया आपका मैक्सिमम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी, इरिवर्सिबल में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि डेल्टा क्यू बाई टी का जो वैल्यू होता है वो लेस देन जीरो होता है, ठीक है। डेल्टा जो क्यू बाई टी होता है वो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल नहीं होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमें भी आपको बताते हैं, देखिए इंट्रोपी समझिए, इंट्रोपी तो हमें भी बता दिए, फिर से एक बार लिखिए आप एंट्रोपी को, एक बार फिर से आप लिखिए, एंट्रोपी इज द इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इज द इंडेक्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, अनअवेलेबिलिटी या फिर बिना काम लायक एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी और डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, ये होता है आपका एंट्रोपी होता है, ठीक है। हीट जो हमें होता है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडीज में फ्लो करता है, ठीक है। लिखिए आप यहाँ पे, हीट ऑलवेज फ्लो, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडीज टू कोल्ड बॉडीज,
दिस बिकम्स डिग्रेड्स और लेस अवेलेबल, दिस बिकम्स डिग्रेड और लेस अवेलेबल। ठीक है, जो डेल्टा एस होता है वो आपका S2 माइनस S1 हो जाएगा, जो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं डेल क्यू बाई टी। अभी हम एक पहला जब हम लेक्चर बता रहे थे आपको बताए थे कि जो एंट्रोपी होता है, जो एंट्रोपी होता है डेल्टा एस, वो क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पे एस एंट्रोपी है और आपका क्यू आपका हीट हो गया और टी जो हो गया और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्लॉसियस जो इनइक्वालिटी होता है, CLUSIUS, जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, क्लॉसियस जो इनइक्वालिटी होता है उसके बारे में समझिए। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि जो आपका समेशन होगा वो डेल क्यू बाई टी का वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, मतलब इट प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए साइकिल। मतलब कोई भी थर्मोडायनेमिक क्लोज्ड साइकिल होगा, फॉर थर्मोडायनामिक क्लोज्ड साइकिल, फॉर थर्मोडायनामिक क्लोज्ड साइकिल, और थर्मोडायनामिक क्लोज्ड साइकिल का अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डी क्यू बाई टी होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो होगा अगर साइकिल रिवर्सिबल होगा, अगर साइकिल रिवर्सिबल होगा। ठीक है, अगर जो डी क्यू बाई टी जो होगा, डी क्यू बाई जो टी होगा लेस देन जीरो होगा, अगर साइकिल जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा, साइकिल इज इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा तो लेस देन जीरो होगा। और आपका डी क्यू बाई जो टी होगा वो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो ये आप याद रखिएगा, रिवर्सिबल में जीरो हो जाएगा, इरिवर्सिबल में लेस देन जीरो होगा, और ग्रेटर देन जीरो इम्पॉसिबल होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इरिवर्सिबल तो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 727 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बीच के जो ऑपरेट कर रहा है उसके बीच का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा। ठीक है, देखिए इंजन है, ठीक है, कार्नोट हीट इंजन का अगर फार्मूला का हम बात करें तो जो इफिशियंसी होता है वो होता है आपका 1 माइनस टी सी बाई टी एच होता है। ठीक है, 1 माइनस टी सी बाई टी एच होता है, ये आपका इफिशियंसी हो जाएगा। तो 1 माइनस टी सी क्या होगा, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है, कितना हो जाएगा, हॉट का कितना हो जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, फिर 727 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 273, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 60% आ जाएगा, इफिशियंसी जो होगा कितना आएगा 60% आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। व्हाट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 क्यों, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक में आप हमेशा याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो होता है, नहीं, आइसोबारिक में जो आपका प्रेशर जो होता है आइसोबारिक, ठीक है, बार मतलब क्या होता है, प्रेशर से रिलेटेड है तो प्रेशर आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक आइसोकोरिक जो होगा आपका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा एडियाबेटिक में। ठीक है, आइसोकोरिक याद रख रहे हैं आप, याद रख रहे हैं आप, याद रख रहे हैं आप, आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोबारिक में बार है, तो बार है तो वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, बार है, आपको पता है प्रेशर मतलब बार से रिलेटेड है तो आपका प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट होगा आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि थर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एडियाबेटिक है, हीट का मतलब उसमें फ्लो नहीं होगा, उसमें पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद है आइसोकोरिक, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कब होगा, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी होता है।
ठीक है। तो पी वी इक्वल्स टू एम आर टी होता है। जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो ये एम आर को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि एम आर तो कांस्टेंट होता ही है। तो यहाँ पे पी वन वी वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टू वी टू हो जाएगा। तो कौन से लॉ में आएगा, इसमें आ जाएगा, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, आइसोथर्मल प्रोसेस में आएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल में आप टिक कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एट ए गिवन स्टेट इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन जाके सीधे सीधे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम होता है किसी स्टेट में, एट ए गिवन स्टेट, वो क्या होता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू द डेड स्टेट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दो टाइप की एनर्जी होता है, ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम का बात कर रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। देखिए दो टाइप की एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। एक होता है अवेलेबल एनर्जी, एक होता है आपका अवेलेबल एनर्जी, एक होता है आपका अनअवेलेबल एनर्जी। एक क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल, अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगा। देखिए अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, मैक्स, इट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए सर्टेन हीट इनपुट इन ए साइक्लिक हीट इंजन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum theoretical, it is the maximum theoretical work, it is the maximum theoretical work obtainable from a certain heat, from a certain heat, from a certain heat input, certain heat input in a cyclic heat engine, in a cyclic heat इंजन। देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये राइटिंग समझ में आ रहा है ना। ठीक है, राइटिंग मेरा बढ़िया है, लेकिन ये जो इससे लिख रहे हैं ना, वहाँ पे अगर ये नीचे लिखना पड़ता है और स्क्रीन पे लिखा था डायरेक्ट, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि मेरा राइटिंग खराब है, राइटिंग बढ़िया है, लेकिन यहाँ लिखने में गलत हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्जी। ठीक है, इसको हम लोग एक्सर्जी भी बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी को। It can be destroyed in irreversibility. It can be destroyed in irreversibility. हर क्वेश्चन का क्या करिए, हर सीरीज का जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका नोट्स भी बनाते चलिए, बहुत ही फायदा करने वाला है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम जब आप देख के आइएगा तब मेरा चैनल का नाम लीजिएगा सिविल ज्ञान सेटिंग। हाँ बहुत बढ़िया था, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया है। ठीक है, अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बात करिए आप, इट इज द मिनिमम हीट एनर्जी, इट इज द मिनिमम हीट एनर्जी, इट इज द मिनिमम हीट एनर्जी, इट इज द मिनिमम हीट एनर्जी that has to be rejected, that has to be rejected to sink in the cycle, to sink in the cycle heat engine। देखिए अब पहले भी हम आपको इस डिफिनेशन के अलावा अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में बताएं आप। ठीक है, रफ भाषा में समझिए तो वही चीज़ है, एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सर्जी बोलते हैं, EXERGY बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अनअवेलेबल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा, मैक्सिमम होगा, इसमें क्या होगा, अनअवेलेबल में मिनिमम होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बढ़िया क्वेश्चन है, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस करस्पॉन्ड्स टू द स्टेट, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस करस्पॉन्ड टू द स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस करस्पॉन्डेड टू द स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट मींस द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये नहीं होगा। बियॉन्ड विच लिक्विड विल रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम वेपर, ये भी नहीं होगा। बियॉन्ड विच सॉलिड सब्लिमेट्स डायरेक्टली टू द वेपर स्टेट, ये भी नहीं होगा। बियॉन्ड विच डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेजेस डिसअपीयर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लिक्विड एंड वेपर फेजेस इसके ऊपर अगर जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस के अगर किसी भी स्टेट में ऊपर जाता है तो जो आपका लिक्विड एंड वेपर के बीच का फेजेज है वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
मोइलियर चार्ट इज ड्रॉन बिटवीन, मोलियर चार्ट जो होता है वो इंथाल्पी और इंट्रोपी के बीच में ड्रॉ होता है, इंथाल्पी और इंट्रोपी के बीच में होता है, ड्रॉन बिटवीन इंथाल्पी एंड इंट्रोपी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मासेस ऑफ वेपर 3 kg एंड लिक्विड 2 kg रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर, डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड वेपर मिक्सचर। इसके बारे में हम पहला लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीका से चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सचर क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोगों से चाहिए हमको, इसका आंसर जो है आप लोग से चाहिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तभी हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर आपको समझ में आ रहा है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का इसका वैल्यू कितना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज नॉट ए बॉयलर एसेसरीज। ठीक है, बॉयलर एसेसरीज इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, बॉयलर के ऊपर में कुछ माउंटिंग स्पीड क्या रहता है, सेफ्टी पर्पसेस के लिए, जैसे कि उसका प्रेशर को उसमें अगर कोई भी प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है कुछ इसमें सेफ्टी वॉल्व लगे रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का उसमें माउंटिंग्स लगा रहता है बॉयलर के ऊपर में। उसमें आपका हो जाता है सेफ्टी वाल्व हो जाता है, सेफ्टी वाल्व हो जाता है। ठीक है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब वाल्व है, एक तरह से लगा रहता है। बॉयलर जो देखिएगा ना तो उसमें छोटा छोटा पिन टाइप का लगा रहेगा। ठीक है, वही एसेसरी होता है, वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए लगाया जाता है, सबको कंट्रोल करने के लिए। जैसे प्रेशर को हो जाता है, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो वाटर को कंट्रोल करने के लिए फ्यूजिबल प्लग भी होता है, फ्यूजिबल प्लग भी होता है। ठीक है, स्टीम स्टॉप वाल्व भी होता है, स्टीम स्टॉप वाल्व भी होता है, फीड चेक वाल्व भी होता है, फीड चेक वाल्व भी होता है। ठीक है, और आपका क्या होता है, ब्लो ऑफ कॉक भी होता है, ब्लो ऑफ कॉक भी होता है, मैन एंड मड होल भी होता है, मैन एंड मड होल होता है। ये सब माउंटिंग स्पीड रहता है बॉयलर के ऊपर में। ठीक है, ये सब क्या है, माउंटिंग्स है, ये सब क्या है, माउंटिंग्स है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसेसरीज के बारे में पूछ रहा है। देखिए, अब देखिए माउंटिंग्स क्या होता है और एसेसरीज क्या है, ये दोनों के बारे में आप समझिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए यहाँ पे, एसेसरीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज क्या होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ बॉयलर एसेसरी। अब यहाँ पे समझिए कि बॉयलर, देखिए बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं। बॉयलर एक आपका वेजल्स है, जैसे कि आपका कुकर क्या होगा, ये भी एक तरह से क्या है, बॉयलर ही है, जिससे कि स्टीम जनरेट होता है। बॉयलर भी है आपका एक उससे भी स्टीम जनरेट होता है। अब देखिए, दो चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको देखना होगा, एक तो एसेसरीज क्या होता है, बॉयलर एसेसरीज के बारे में बात हुआ है, एक एसेसरीज क्या होता है और एक हम आपको बताएंगे माउंटिंग्स क्या होता है। दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसेसरीज क्या होता है, इसमें वैसा कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है विच आर इंस्टॉल्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पावर प्लांट एंड हेल्प इन पावरफुल वर्किंग ऑफ द बॉयलर यूनिट। ठीक है, लिखिए आप यहाँ पे, एसेसरीज, एसेसरीज इंक्लूड द include the include the accessory include the components। कौन सा कंपोनेंट इसमें इंक्लूड किया गया है, एसेसरी इंक्लूड्स द कंपोनेंट विच आर इंस्टॉल्ड, जो कि विच आर इंस्टॉल्ड टू increase the efficiency of the system, to increase the efficiency of the steam power plant, to increase the efficiency of the steam power plants, to increase the efficiency of the steam power plants and help in powerful working of powerful working of the boiler unit। ठीक है, इस फिटिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयलर एसेसरीज बोलते हैं। इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा एयर प्री हीटर हो जाएगा, एयर प्री हीटर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इकोनोमाइजर हो जाएगा,
इकोनोमाइजर हो जाएगा। इसके बाद सुपर हीटर होगा, इसमें क्या होगा, सुपर हीटर होगा। इसके बाद क्या होगा, इंजेक्टर होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें इंजेक्टर होगा। माउंटिंग्स का अगर हम बात करें, समझ में आ रहा है। एसेसरीज जो होता है ना, इफिशियंसी ऑफ द स्टीम पावर प्लांट एंड हेल्प इन पावरफुल वर्किंग ऑफ द बॉयलर यूनिट, मतलब कुछ ना कुछ इन्हांस करता है, इसका प्रॉपर्टीज को इन्हांस करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है। और जो माउंटिंग्स होता है वो आपका सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। माउंटिंग्स जो होता है, माउंटिंग्स include the mountings include the fittings which are primarily indicated for the safety of the boiler, and complete control of the process of and complete control of the process of steam generation, ठीक है। समझिएगा बात को। यहाँ पे एसेसरी जो होता है इनहांस करने के लिए, स्टीम का एफिशिएंसी के लिए होता है, और माउंटिंग्स जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, सेफ्टी वाल्व के लिए यूज होता है। इसमें आपका कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, इसमें सेफ्टी वाल्व होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, ठीक है। प्रेशर गॉज रहता है, फ्यूजिबल प्लग होता है, ठीक है। स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, ठीक है। इसमें और आपका फीड चेक वाल्व भी होता है, क्या होता है, फीड चेक वाल्व भी होगा माउंटिंग्स में। और माउंटिंग्स में क्या हो जाएगा, मैन एंड मड होल भी होगा। ये सब माउंटिंग्स में आ जाएगा, एसेसरीज एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए और माउंटिंग्स फिटिंग के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉयलर एसेसरीज के बारे में बोल रहा है। तो फ्यूजिबल प्लग तो आपका क्या होता है, फ्यूजिबल नॉट ए बॉयलर एसेसरी, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग जो होता है वो आपका माउंटिंग्स है, बॉयलर एसेसरीज नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर जो है वो बॉयलर एसेसरी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंप्राइज, देखिए अब आपका एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल जो होता है, ठीक है, एयर स्टैंडर्ड जो ऑटो साइकिल होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबसन इंजन होता है। ऑटो साइकिल के बारे में हम बार बार आपको बताएं। देखिए 4 प्रोसेस होता है, कोई भी इंजन में आपका 4 प्रोसेस होता है। एक तो आपका इनटेक होता है जिसमें कि फ्यूल का कंजप्शन होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होगा, कंबसन होगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद स्पार्क होगा, इसके बाद एग्जॉस्ट होगा, कंबसन होगा, इसके बाद वर्क होगा, इसके बाद क्या होगा इसमें, इसके बाद इसमें क्या होता है, कंबसन में एक होता है हीट एडिशन होता है, इसके बाद हीट रिजेक्शन होता है, फिर कंबसन होगा, इसके बाद एग्जॉस्ट होता है। सबसे पहले क्या करता है, फ्यूल अंदर की तरफ आता है, स्टॉक इनटेक हुआ, ठीक है। इसके बाद उसमें जो पिस्टन सिलेंडर है वो उसको प्रेस करता है और व्हील एक बार मूव कर जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो उसको ऊपर की तरफ छोड़ता है, वहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगा और एग्जॉस्ट हो जाएगा। देखिए जो ऑटो साइकिल होता है, जो आपका ऑटो साइकिल होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है। तो ऑटो साइकिल में, स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का बात करें तो इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो पॉइंट बताने वाले हैं ना, ठीक है, अभी हम जो पॉइंट बताने वाले हैं ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लिख लीजिए, ये वाला जो अभी हम बताने वाले हैं सही में बोल रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है। ऑटो साइकिल जो होता है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। इसमें ऑटो साइकिल में आपका क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है। इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। ये जो साइकिल सब बना है आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको समझ के थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ये हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। ये देखिए साइकिल जो इंजन काम करता है, जो आपका मशीन वर्क कर रहा है, उसको मैक्सिमम इफिशियंसी अलग अलग तरीके से यूज करके
कितना ज़्यादा इफिशिएंट है। जैसे कोई भी अगर बाइक आप चलाते हैं तो आप 1 लीटर तेल भराते हैं तो आप आप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं मेरा 1 लीटर तेल भरा है, हम 500 किलोमीटर चल रहे, तो वो कैसे होगा? कुछ ना कुछ प्रोसेस आप चेंज करिएगा तभी हो पाएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस को आप चेंज करेगा, तो वही ये सब इफिशिएंसी जो है ना, ये सब साइकिल जो बना है, ये सही यही वही चीज़ सब सारी चीज़ों के लिए बना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्नोट साइकिल का। अगर हम बात कर लेते हैं कार्नोट साइकिल का, तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात कर लेते हैं, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर इसमें क्या होगा, हीट रिजेक्शन भी होगा, हीट रिजेक्शन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन और रिजेक्शन होता है। डीजल साइकिल का हम बात करें, हम डीजल साइकिल का अगर हम बात करें तो डीजल साइकिल में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। देखिए ये पॉइंट आप लिखिए, आप एग्जाम में ऐसे ही याद करके जाइए। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रेजिक्शन, कांस्टेंट सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रेजिक्शन होता है, हीट रिजेक्शन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, अब एक है आपका ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, और हीट रिजेक्शन के टाइम में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है, ये आपका 4 टाइप का साइकिल है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑटो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, कार्नोट है कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, डीजल है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आपका और एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हो जा रहा है, मतलब 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन नॉर्मली हैव द रेंज ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसका हम बताए हैं, डीजल इंजन के बारे में बताए हैं, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन नॉर्मली। ठीक है, डीजल इंजन का बात हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एसआई इंजन हो गया, ये आपका सीआई इंजन हो गया। एसआई इंजन जो होता है वो आपका स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, और इसको हम गैसोलीन और पेट्रोल इंजन बोलते हैं। सीआई इंजन जो होता है वो कंबसन इग्निशन इंजन होता है, इसमें इसी को हम डीजल इंजन पूछते हैं। तो पीछे क्या बोल रहा है, डीजल इंजन में कितना होता है कंप्रेशन रेशियो, तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है ये आपका डीजल इंजन में 15 से लेके 20 होता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 से लेके 20 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 से लेके 20 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एसआई इंजन याद रखिए, देखिए कैसे याद रखा जाता है। एसआई इंजन है मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन है, पेट्रोल, उसमें पेट्रोल में जनरली स्पार्क होता है। ठीक है, और इसमें कंप्रेशन रेशियो 6 से 9 होगा। इसमें जो होगा ये आपका जो एसआई इंजन है वो लाइट इनोवेट होगा, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर डेवलप ईयर, इसमें लो वाइब्रेशन होगा, नॉइज होगा। इस एसआई इंजन ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्पीड जो होता है वो हाइयर होता है एसआई इंजन में। थर्मल इफिशिएंसी जो होता है वो लो और एवरेज होता है। एयर एंड जो फ्यूल जुड़ता है वो इंटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। अब आपका देखिए सीआई इंजन में, डीजल इंजन में, दिस इज हैवी इनोवेट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर डेवलप ईयर, हाई हियर मोर वाइब्रेशन एंड नॉइज। CI engine works on the diesel cycle. The speed is low in the CI engine. Thermal efficiency is high, but here only air is used during the intake process. ठीक है, तो ये आपका SI इंजन और CI इंजन के बीच का डिफरेंस हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जूल साइकिल इज यूज्ड इन। अब देखिए यहाँ पे जो जूल साइकिल होता है वो किस में यूज होता है, तो जूल साइकिल हमेशा और हमेशा आप याद रखिएगा गैस टरबाइन में यूज होता है। इस हम गैस टरबाइन जो होता है वो आपका जूल साइकिल, इसी को हम बोलते हैं ब्रेटॉन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं। इसमें 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होगा आपका। पहले क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा।
कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। इसके बाद हम बात करें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। इसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ इसमें ये रहता है। ये आपका कंप्रेसर हो गया, इधर आपका टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका ये जो हो गया हीट एक्सचेंजर हो गया, यहाँ पे ये भी हीट एक्सचेंजर हो गया। इस तरह का साइक्लिक फॉर्म होता है। यहाँ से हीट ऐड होगा, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगा। टरबाइन से आपका क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। कंप्रेसर जो है प्रेशर को रिलीज करेगा। ठीक है, प्रेशर कम करेगा। तो ये सारा जो है आपका जूल साइकिल जो होता है वो गैस टरबाइन में यूज होता है। गैस टरबाइन में जूल साइकिल यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे लास्ट हो गया। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए। ठीक है, और थोड़ा सा जो भी आपके ग्रुप्स हैं सिविल का तो उसमें आप जरूर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।